जब भी आचार्य चाणक्य का नाम आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आना स्वाभाविक है। जी जी। उनको जैन बताया जाता है, वो बताया जाता है कि वो सनातनी या हिंदू नहीं थे। इसके विषय में मैं एक उल्लेखनीय रिसर्च पेपर का आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस से छपा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, जैन धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं किया, और ये कभी भी सिद्ध नहीं हो चुका अभी तक। इतिहास में जितने भी इतिहासकार हुए, कोई भी ये नहीं सिद्ध कर पाया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन थे। उन्होंने यज्ञ किए थे, जीवन के अंतिम काल तक वो यज्ञ करते रहे। विंसेंट स्मिथ एक प्रसिद्ध विद्वान थे, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे पूर्णतः वैदिक थे। आप बिहार से आते हैं, मिथिला क्षेत्र से आते हैं, ये जो बिहारी शब्द है या जो ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, इस पर यदि कोई आप प्रत्युत्तर देना चाहते हैं। जो आज का बिहार है, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के कुछ नेता, वहाँ के कुछ लोग, इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। तो युवा अपने बिहार के इतिहास को जानने की उसको अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज जो बिहार का इतिहास है ना, वो खंडहरों में पड़ा है। आप देखेंगे वहाँ पर पुरातात्विक स्थलों की जो मूर्तियाँ गड़ी हुई है ज़मीन के अंदर, उसमें रस्सी बांध करके, और उस रस्सी को भैंस के गले में बांध करके खूंटे की तरह यूज़ करा जा रहा है। नमस्ते आप सभी को। आज हम बैठे हैं फिर से एक नए पॉडकास्ट के लिए, और हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हैं जिनकी उम्र देखकर आप नहीं बता सकते कि जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में वो कितनी गहराई से चिंतन करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो आज का तो हमारा विषय आचार्य चाणक्य के ऊपर है, और विषय रखने के लिए हमारे साथ बैठे हैं आलोक झा जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, मगध मधुबनी की धरती से आते हैं, मिथिला क्षेत्र से आते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जब भी हम आचार्य चाणक्य की बात करते हैं तो उसमें एक प्रश्न आता है कि वो काल्पनिक थे या वो एक्चुअल में हिस्टोरिक फिगर है कि नहीं। तो इस प्रश्न को हम लेंगे, इस प्रश्न को हम धीरे आगे आगे प्रश्नों में हम लेंगे। लेकिन पहला प्रश्न मेरा ये होगा, ये आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये कौन है? देखिए, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उस प्रसिद्ध व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य एक प्रभावी व्यक्तित्व थे, और इतिहास में, लोक समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक प्रभावी व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो उनके प्रभाव से प्रभावित लोग हैं, अलग अलग अभिव्यक्तियां देते हैं, अलग अलग नाम दिया करते हैं। जो उनकी तर्कशीलता से, तर्क बुद्धि से एवं अर्थशास्त्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए, उन्होंने उनकी चतुरता को देख करके कौटिल्य नाम दिया। एवं किसी ने उनको चाणक कहा, चाणक पुत्र होने से चाणक्य कहा। एवं अन्य अन्य लोगों ने अन्य अन्य उनको नाम दिए। एक नाम उनका वात्सायन भी दिया गया, क्योंकि वो वत्स गोत्र से आते थे, और उन्हीं के वत्स के अंतर्गत ही एक और गोत्र माना जाता है उनका, कौटिल्य। और इस गोत्र का हमको अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलता है। भास्कर वर्मन एक राजा हुए थे अर्ली मेडिवल एरा में, गुप्त एरा के आसपास हुई थी। गुप्त मतलब चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? गुप्त एरा यानी कि 3rd सेंचुरी सी से लेकर के 5th लेट 6th सेंचुरी तक, ठीक है। तो इस एरा के आसपास वो हुए थे, और उन्होंने, उनकी कॉपर प्लेट्स मिलती है भास्कर वर्मन जी की। उन्होंने अपने अभिलेखों में कई सारे गोत्रों का संग्रहण किया है। उसी में एक गोत्र कौटिल्य गोत्र का भी उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो इसके हमको अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं। और अगर हम बात करें चाणक्य जी की, तो ये भिन्न भिन्न नाम के एक ही व्यक्ति थे। कुछ लोगों ने इनकी नाम भिन्नता को देख करके इनके अस्तित्व पर ही प्रश्न कर दिया, जो कि बड़ा हास्यास्पद है कि अगर किसी व्यक्ति के अनेक नाम हैं तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न लगा दिया जाए और कहा जाए कि ये अलग अलग व्यक्ति थे। तो ऐसे तो इनके तर्क थे। और एक
ब्रिटिश टाइम में एक जो एक्सीडेंटली बोलते हैं कि आर श्यामा शास्त्री जी मैसूर की लाइब्रेरी में वो ग्रंथ भी प्राप्त करते हैं, तो जब 1908 में वो ग्रंथ मिल ही गया है, तब क्यों आरोप लगाते हैं, इसका मुझे कोई आधार नहीं सूझता कि जब ग्रंथ ही मिल गया, अर्थशास्त्र मिल गया, तो उसके लेखक भी प्रामाणिक हो गए। देखिए क्या होता है ना, हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये विचारधारा अंग्रेज़ों से प्रभावित है, जब तक यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिल जाता उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल या मैन्युस्क्रिप्टल एविडेंस जिस चीज़ का नहीं मिलता है ना, उस चीज़ को, उस हिस्टोरिकल चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है लिटरली। और जो लिटरेचरल एविडेंस है ना, उसको कभी कभी तो अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, अगर ये बात अलग है कि अगर अंग्रेज़ों को या फिर लेफ्टिस्टों को, जो मार्क्सवादी है तथाकथित, उनको अपने प्रयोग की चीज़ें मिल जाए साहित्य से, तो वो उनके लिए प्रमाण हो जाती है। पर अगर हमारे पक्ष की कोई चीज़ मिले तो वो प्रमाण नहीं होती जब तक उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना मिले। तो भास कवि के विचार में भास कवि को लेकर के ऐसे विचार थे कि भास कवि काल्पनिक है, ठीक है, परंतु जब भास कवि की रचनाएं मिली तब उनको प्रमाणिक माना गया। और इसी प्रकार कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, श्याम शास्त्री जी ने 20वीं शती की शुरुआत में ही खोजा था, शुरुआती सदी में खोजा था उसको, पांडुलिपि को। 1919 में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। और देखो, कभी भी किसी ग्रंथ की ऐतिहासिकता पता लगाने के लिए भारत में कई प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है, कई प्रकार की भारतविद प्राच्यविद तकनीकों के द्वारा जो है ग्रंथ और उसके ग्रंथकर्ता का इतिहास पता लगाया जाता है भारत में। तो इसी प्रकार से जो इतिहासविद थे, वो जो अर्थशास्त्र था, उसके इतिहास का काल का पता लगाया गया, वो कब उसकी रचना हुई, उसके रचनाकार कौन थे। अगर हम बात कर लें श्याम शास्त्री जी की, श्याम शास्त्री जी, डॉक्टर श्याम शास्त्री जी, जिन्होंने वहाँ दक्षिण की एक लाइब्रेरी से इस पांडुलिपि को खोजा था, तो उन्होंने जो इस पांडुलिपि है इसका काल निर्धारण किया, चाणक्य कौन थे, कब हुए थे, ये निर्धारण किया। चाणक्य, कौटिल्य इत्यादि इत्यादि, ये अलग अलग व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति है, ये निर्धारित किया। और इसको निर्धारित करके उन्होंने अपने अर्थशास्त्र की भूमिका में लिखा। और इस भूमिका में उन्होंने कई सारे ऐसे विद्वानों का खंडन किया जो चाणक्य अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन नहीं मानते थे, चंद्रगुप्तकालीन नहीं मानते थे। बड़ी ही पुष्टि के साथ उन्होंने अपने पक्ष को वहाँ पर प्रतिपादित किया। आपने अगर पुरातत्व इतिहास विषयों को पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जॉन फेथफुल फ्लीट नाम करके एक विद्वान थे। उन्होंने गुप्त लिपि के डेसिफरमेंट पे भी काम किया, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने भी जो अर्थशास्त्र की प्रीफेस में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक किंग मेकर के द्वारा लिखा गया है, और वो किंग मेकर चाणक्य थे। और वो बिल्कुल तटस्थता के साथ इस बात को मानते हैं कि चाणक्य मौर्यकालीन थे, वह ये नहीं कि बाद में हुए। हाँ, वो फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, ऐसा जो डेट बताया जाता है ना तथाकथित इतिहासकारों के द्वारा, वो उसको नकारते हैं। भारत में तो ये भी है कि यदि गुरु परंपरा है तो उसको फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की आवश्यकता भी नहीं। मतलब हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये दादाजी तुम्हारे कौन है, उनके दादाजी का नाम बताओ और आर्कियोलॉजिकली प्रूफ करो कि वही तुम्हारे परदादा थे। तो हर चीज आर्कियोलॉजी से प्रमाणित नहीं की जाती, सीमा है उसकी भी। बिल्कुल। तो ये जो गुरु परंपरा है, इसके बारे में यदि आप प्रकाश डालना चाहिए कि आचार्य चाणक्य की गुरु परंपरा कैसी रही, किससे जुड़े थे वो? सर्वप्रथम तो जब हम वैदिक वाङ्मय में कभी भी किसी शास्त्र की परंपरा के विषय में बात करते हैं तो उसकी परंपरा को लेकर के सर्वप्रथम हम उसकी जो शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो महर्षि ब्रह्मा से करते हैं। क्योंकि महर्षि ब्रह्मा ने ही चारों ऋषियों के से ज्ञान प्राप्त करके जो इसको आगे बढ़ाया था, तो महर्षि ब्रह्मा से हम इसका प्रारंभ करते हैं। तो अर्थशास्त्र का भी जो ज्ञान है, क्योंकि वो भी वेदों से निकला है, तो ये
महर्षि ब्रह्मा से प्रारंभ हुआ, फिर इनसे लेकर के गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य एवं कई सारे शुक्राचार्य का जो असली नाम था वो उषाणा था, इन सब से लेकर के महर्षि इत्यादियों के साथ आचार्य चाणक्य तक पहुंची। एवं चाणक्य ने कम से कम 50 से ज़्यादा आचार्यों का उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में बृहत ग्रंथ में किया हुआ है। तो इतनी मतलब विशाल परंपरा थी हमारे अर्थशास्त्र की। और जब भी आचार्य चाणक्य का नाम आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आना स्वाभाविक है। जी। तो मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि उनको जैन बताया जाता है, वो बताया जाता है कि वो सनातनी या हिंदू नहीं थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके विषय में मैं एक उल्लेखनीय रिसर्च पेपर का आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, उसका उल्लेख करना चाहूँगा कि उस रिसर्च पेपर में यह बताया गया था, जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस से छपा था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो चाणक्य थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, जैन धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और ये कभी भी सिद्ध नहीं हो चुका अभी तक इतिहास में, जितने भी इतिहासकार हुए कोई भी ये नहीं सिद्ध कर पाया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन थे। एवं अगर हम बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य के वैदिक होने की, तो उसके क्या प्रमाण मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप बात करेंगे मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त के इतिहास के लिए बहुत ही प्रमुख इतिहासकार के रूप में देखा जाता है। जो यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा था इंडिका, आज इंडिका तो प्राप्त नहीं होती, परंतु उसके कुछ अंश जो हैं अन्य अन्य ग्रीक इतिहासकारों के रचनाओं में हमको प्राप्त होते हैं। तो उसी का एक अंश जो है वो हमको आज प्राप्त होता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने यज्ञ किए थे, जीवन के अंतिम काल तक वो यज्ञ करते रहे। विंसेंट स्मिथ एक प्रसिद्ध विद्वान थे, वह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे पूर्णतः वैदिक थे और यज्ञ आदि किया करते थे, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और इसका कोई भी प्रमाण नहीं, कोई भी समकालीन प्रमाण नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। देखो हमारे पक्ष में तो समकालीन प्रमाण है, ठीक है। अब कोई भी जैन बंधु, कोई भी जैन विद्वान जो इतिहासविद हो, वो मुझे ये सिद्ध कर दे समकालीन प्रमाणों से कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन थे। और आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि जो इंडिका लिखी गई, मेगास्थनीज की जो लोग कोट करते हैं, उसका मूल स्रोत ही नहीं है, उसका प्राइमरी एविडेंस ही नहीं है, वो कोटेशन है। इस पुस्तक में कहीं लिखा, किसी दूसरे राइटर ने कोट किया, उसका संकलन करके लोग कहते हैं कि ये इंडिका है मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई। और हमारे ऊपर ये वाल्मीकि रामायण पर भी आरोप कर देते हैं कि ये हिस्टोरिकल है कि नहीं, जबकि वो ग्रंथ है हमारे पास। और इंडिका जो ग्रंथ है ही नहीं, उपलब्ध है ही नहीं, प्राइमरी एविडेंस नहीं है, जिसको कहा जाता है कि मेन एविडेंस होना चाहिए किसी चीज को सत्यापित करने का, और ये कई वर्षों से, शताब्दियों से मेगास्थनीज को कोट किए जा रहे हैं। और वहां पर भी तो सेंड्रोकॉटस है, राइट, मतलब इट्स नॉट चंद्रगुप्त, उसको ही हम कनेक्ट करते हैं कि ये साउंड करता है। तो एक और विद्वान थे आईआईटी खड़गपुर के, तो उन्होंने वो चंद्रकेतु शब्द उन्होंने कहा कि ये ज्यादा साउंड करता है सेंड्रोकॉटस से। तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है कि ये चंद्रकेतु, क्योंकि बंगाल में हमारे यहाँ राजा हुए चंद्रकेतु, वहाँ चंद्रकेतु गढ़ का एक्सकवेशन भी हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। और गंगा नदी जो हुगली है वो भी गंगा ही नदी है, तो क्या पता वो उस गंगा नदी की बात कर रहे हो जो बंगाल से गुजर रही हो, और वो चंद्रकेतु हो वो राजा। और बंगाल में ही जैन क्षेत्र है हमारे तरफ। तो आलोक जी, जो हम प्रमाणित या सत्यापित करना चाहते हैं उसके और कितने रेफरेंसेस हैं, जो हम बोलते हैं साइटेशंस, जितने ज्यादा आज के टर्म में हम बोले पीयर रिव्यूड जर्नल जो हम बोलते हैं, कि जितने ज्यादा बड़े लोगों ने बोला है एक ही बात को, तो ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है या आचार्य चाणक्य का जो हिस्टोरिसिटी है, इस पर कितने सारे रेफरेंसेस हैं, यदि आप हमें बताना चाहें? देखिए, मैं विभाग कर देता हूँ इनके। हमको इनके मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण,
और साहित्यिक प्रमाण तो बहुत मिलते हैं। साहित्यिक प्रमाण अगर आपको देखने हो ना, तो भगवत दत्त जी का भारतवर्ष का बृहद इतिहास देखिएगा, 20 से ज़्यादा उन्होंने साहित्यिक प्रमाण दिए प्राचीन साहित्यों के। और एक साहित्य में उल्लेख करना चाहूँगा जिसका, हर्टल नाम के हर्बर्ट नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने पंचतंत्र की डेटिंग करी थी। उन्होंने कश्मीर की एक प्राचीन पांडुलिपि खोजी थी जिसकी डेटिंग 200 BC जाती है, ठीक है, यानी कि मौर्य काल से बहुत पास, ठीक है, कुछ 200 साल पास। तो इसी में उन्होंने बताया था कि हमको अर्थशास्त्र का उल्लेख मिलता है 200 BC के ग्रंथ में, ठीक है। तो एक तो ये प्राचीनतम प्रमाण हो गया। ऊपर से स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट का नाम आपने शायद सुना हो, वो 1st सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी तक, 2nd सेंचुरी तक उसकी डेट जाती है। कुषाणकालीन पांडुलिपि है वो। उसमें भी हमको चाणक्य अर्थशास्त्र का श्लोक मिलता है, ठीक है। आप उसकी 13 नंबर फोलियो देखोगे उस मैन्युस्क्रिप्ट की, आपको मिल जाएगा 64 पेज नंबर पर। मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट की। और फिर इसके बाद हम अगर बात करें जर्मन विद्वानों की जिन्होंने इसको स्वीकार किया, जे मायर उसमें एक है, डॉक्टर जैकोबी, उसके बाद ब्रॉलर, जो अंतिम एक प्रसिद्ध विद्वान थे इसके ऊपर, स्टेन, उन्होंने भी यही, जितने नाम मैं बता रहा हूँ सबने मौर्यकालीन माना है अर्थशास्त्र को। और जो जो सिद्धांत में हमने यहाँ पे प्रतिपादित किए हैं वो उनके मान्य हैं, ठीक है। ब्रॉलर और KP जायसवाल भारत से थे। कैलकाटा का जो पूरा उस टाइम स्कूल था पूरा यही मानता था, जो हमारा मत है, आर्कियोलॉजिकल पूरा स्कूल उनका। एवं फिर उसके बाद डॉक्टर भंडारकर, RG भंडारकर नहीं, डॉक्टर भंडारकर, उन्होंने भी माना है। और श्याम शास्त्री का मैंने नाम बता दिया। एवं बहुत बहुत सारे विद्वान हैं जिसका मैं अगर उल्लेख करने लगूं तो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी, 20-25 विद्वानों। आपने एक ऑफ कैमरा भी बात की थी मित्तल जी के बारे में। हाँ, हाँ, हाँ। सुरेंद्र मित्तल जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जो एक हाईली कोटेड हिस्टोरियन का उन्होंने रेफ्यूटेशन लिखा था अर्थशास्त्र के ऊपर। एक विद्वान थे जिन्होंने कुछ शब्दों को लेकर के जो अर्थशास्त्र है उसका खंडन में किताब लिखी थी। तो उन्होंने उसके रेफ्यूटेशन में एक किताब लिखी जिसका नाम था कौटिल्य रिविजिटेड। उनकी किताब का नाम है, आप देख सकते हो उसको। उसमें उन्होंने प्रॉपर खंडन किया है उस एक व्यक्ति का, ट्रॉटमैन का उन्होंने। और ये जो सुरेंद्र नाथ मित्तल है, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी कोटेशन आपको हाईली रिस्पेक्टेड जो उपेंद्र बागी जी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, बहुत बड़ी विद्वान है, एवं चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइट विंग हो, दोनों इनको पढ़ते हैं और दोनों के मध्य ये सम्माननीय है। उन्होंने इनको कोट किया है। एवं मैं तो ये कहूँगा कि अगर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के बाद अगर सबसे ज़्यादा डिबेटेबल कोई टॉपिक है तो अर्थशास्त्र है, जिसमें 1 सदी तक की डिबेट लग गई और अभी भी वो रिकंटिन्यू है, अभी भी उस पर थीसिस लिखी जा रही है उसकी डिबेट्स पे। तो ये काफ़ी रोचक विषय है और मैंने आपको काफ़ी सारे विषय प्रमाण बता दिए। अगर एपिग्राफिकल सोर्स देखें हम इसके, तो उसमें आपको 2 अभिलेख मिलेंगे। एक तो अर्ली कदम्बा का इंस्क्रिप्शन है और एक और गुप्तकालीन इंस्क्रिप्शन है, जिसमें एक तो यच नीति चाणक्य आया हुआ है, यानी कि चाणक्य द्वारा कृत नीति। तो वो कौन है? अर्थशास्त्र, सब जानते हैं। तो आपको 5th सेंचुरी में उसका अर्ली मेंशन मिल रहा है और भी कई सारे अभिलेख हैं। और उसकी हम बात करें नुमिस्मेटिक सोर्सेस की और मुद्रा शास्त्रीय सोर्सेस की, तो KP जायसवाल ने 2 कॉइन्स खोजे थे जो मौर्यकालीन थे और उनका परिमाण, सिक्कों का परिमाण, उसमें धातु कितनी प्रयोग करनी चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये एज इट इज अर्थशास्त्र में बताए गए धातु परिमाण के हिसाब से ही बनी है वो कॉइन। तो ये एक पुष्ट प्रमाण हुआ हमारे पक्ष को सिद्ध करने के लिए। अगर इतने प्रमाणों के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो क्या किया जा सकता है, उसको भगवान भी नहीं समझा सकता। आई थिंक इसमें नियत का कोट है कि वो बाइसनेस, उनकी सेल्फ बायसनेस है, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को इतने दिनों तक उन्होंने खींचा। हाँ, अब वो रिफ्यूट हो गई तो एक और ला दी, आर्यन माइग्रेशन। हाँ, अब वो आर्यन टूरिज्म थ्योरी भी अब आएगी। हाँ, आएगी वो। जी जी। तो चाणक्य पे तो हमने बात कर ली। अब हम आज के समय पे यदि आए कि आप बिहार से आते हैं, मिथिला क्षेत्र से आते हैं, तो
ये जो बिहारी शब्द है या जो ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, इस पर यदि कोई आप प्रत्युत्तर देना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए। देखिए, जो आज का बिहार है वो, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के कुछ नेता, वहाँ के कुछ लोग, इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। अगर वहाँ के नेताओं की स्थिति सुधर जाए और वहाँ पे जो शासन है वो सुधर जाए एवं वहाँ के लोग ये जान जाएं कि हमें जो अपने राज्य का विकास करना है, विकास नाम की, पहली बात तो विकास नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, वो बिहार के लोग जान जाएं और जागरूक हो जाए, तो बिहार का विकास स्वतः हो जाएगा। क्योंकि बिहार के जो युवा हैं उनमें एक उत्कर्ष रहता है हमेशा। और आपने सुना होगा जेपी आंदोलन के बारे में। वहाँ के जो पटना के युवा थे, उन्होंने ऐसा अपना उत्कर्ष दिखाया था कि बिहार में उस आंदोलन के चलते सबसे बड़ा उस आंदोलन का रोल था भारत में, जो इंदिरा गांधी को झुक करना पड़ा और वहाँ पर इमरजेंसी लगानी पड़ी उनको नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो अगर एक बार बिहार का युवा जाग जाए तो वहाँ पर जो युवा विकास है वो आराम से कर सकता है। एवं युवा को, जो बिहार का युवा है, अपने बिहार के इतिहास को जानने की उसको अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि आज जो बिहार का इतिहास है ना, वो खंडहरों में पड़ा है। वहाँ के जो पुरातात्विक स्थल हैं, आप देखेंगे वहाँ पर पुरातात्विक स्थलों की जो मूर्तियाँ गड़ी हुई है ज़मीन के अंदर, उसमें रस्सी बांध करके और उस रस्सी को भैंस के गले में बांध करके खूंटे की तरह यूज़ करा जा रहा है। तो जो पुरातात्विक स्थलों के अवशेष हैं उनको, तो अब सोच लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति है। और इस स्थिति को आज, मतलब बाढ़ का भी वहाँ पर कोई हो नहीं पाता है संरक्षण। वहाँ पे कोई, मतलब अगर वहाँ बाढ़ आ जाए तो पता नहीं चलता किसी को कि बाढ़ आया है। हाँ, पर अगर कोई ट्रोलिंग करनी हो तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो हर राज्य में होती है, हर राज्यों में जो कमियां हैं उसको दिखा करके ट्रोलिंग करना सबको आता है। पर जो जिस विषय को प्रकाश में लाना चाहिए वो कोई प्रकाश में नहीं लाता। सबको जिस चीज़ से आनंद मिलता है वही करते हैं। तो आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज समय देने के लिए भी। और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँ कि आज का जो आपने विषय देखा उसमें जो केंद्रित विषय ये था कि जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, और यहाँ तक छेड़छाड़ हुई कि कह रहे हैं कि वो काल्पनिक हैं, उसका भी बहुत अच्छे से खंडन किया आलोक जी ने और हमें रेफरेंसेस दिए। इवन भारत के नहीं, भारत के बाहर के भी जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ताकि जो एक कॉलोनाइज्ड माइंड है भारत का कि बाहर से कोई बात आती है तो उन्हें प्रमाणित लगती है, और फिर उन्होंने बिहार के बारे में बात की। तो आलोक जी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।